सुप्रभात जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आप जानते हैं छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनमें सर्वप्रमुख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। इनकी रचनाएं, जैसे कि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और ये समाज को प्रेरित करने वाली रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। एक बात आप लोग और समझ लीजिए, छायावाद के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं में छायावाद इसीलिए कहा गया है कि वो जो कविता लिखते हैं तो उनके शाब्दिक अर्थ कुछ और होते हैं और उसकी छाया कहीं और पड़ती है। मतलब उनकी कविताओं के अक्सर 2 अर्थ हुआ करते हैं, इसीलिए इन्हें छायावाद कहा गया है कि शाब्दिक अर्थ कुछ और निकलेगा लेकिन उनकी अर्थ की छाया जो है वो कहीं और भी रहती है। कुछ कविताओं में तो उन्होंने ईश्वर को मतलब ध्यान में रखते हुए लिखी है, उनकी तरफ इशारा किया है। तो रहस्य इनकी रचनाओं की जो है प्रमुखता है। इनका जन्म जो है 1899 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1961 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह अनामिका परिमल तुलसीदास, यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है, और इनकी कहानी संग्रह हैं लिली सखी सकुल की बेटी और चतुरी चमार, उपन्यास में अप्सरा आदि हैं। तो कवि परिचय आपको किताब से ही पढ़ना है और याद करना है। इनके जन्म मृत्यु, इनकी रचनाओं के बारे में या इन्हें कौन से पुरस्कार मिले हैं इनके बारे में आपको अच्छे से करना है। अब हम इनकी कविता पढ़ते हैं। उत्साह कविता में भी इन्होंने कवि के माध्यम से एक प्रेरणा देने की कोशिश की है कि बादल को उन्होंने इंकित किया है। शाब्दिक अर्थ इनका बादल की तरफ जाएगा, लेकिन बादल के माध्यम से उन्होंने किसी और तरफ भी इशारा किया है, वो भी अर्थ मैं आपको बताऊंगी। तो इनका पहली कविता, उत्साह की पहले कविता है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधार ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहाँ पे कवि बादल की तरफ इंकित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम आओ और घुमर घुमर की ऊंची आवाज़ करते हुए बरसों और संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ और चारों तरफ जो है वातावरण को सुखद कर दो, गर्जना करते हुए बरसों। अब आगे कहते हैं ललित ललित काले घुंघराले। तो ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले घेरे वाले। जैसे बादल के अनेक रूप होते हैं ना, तो कभी कभी वो स्ट्रेट में रहेगा, कभी कभी वो लगता है ऐसे घुंघराले मतलब घुमावदार हो गए हैं। तो वो कह रहा है कि सुंदर सुंदर घुमाव वाले काले रंग वाले हो और तुम बच्चों की विचित्र कल्पना, बाल कल्पना कैसे पाले। जैसे बच्चे बादलों को देखते हैं तो विचित्र कल्पना करते हैं कि कभी उसके आकृति के अनुसार कि कहीं नाव की पाल के समान, कभी पतवार के समान वो कल्पना करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं के समान हो। और आगे कवि कह रहे हैं विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। तो वो कह रहे हैं कि हे बादल, तुम नवजीवन प्रदान करने वाले कवि के समान हो। यहाँ देखिए बादल के माध्यम से वो कवि को इंकित कर रहा है कि जैसे बादल जब आते हैं, गर्मी जब होती है, बादल आते हैं, लोगों को प्रसन्नता देते हैं, शीतलता देते हैं और मन को प्रफुल्लित कर देते हैं। उसी प्रकार वो कवियों को कह रहा है कि हे बादल, तुम नवजीवन देने वाले कवि के समान हो। तुम्हारे हृदय में जो है वो बिजली की कांति और ब्रज के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है और तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से आकाश में एक बार फिर नई कविता का संचार भर दो। ठीक है, क्योंकि ये उस समय की कविता है जबकि लोग थोड़ा तरसते हैं, दुनिया के झंझटों से, दुखों से लोग व्याकुल रहते हैं, समाज में परिवर्तन से लोग के मन में जो है आक्रोश रहता है। तो ऐसे समय वो कह रहे हैं कि हे बादल रूपी कवि, तुम चारों तरफ काले काले बादलों से वर्षा कर दो और सुंदर सुंदर बादलों का रूप लेके घुंघराले काले काले रूप वाले हो। तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं के समान सुंदर प्रतीत होते हो, कभी घुंघराले लगते हो, कभी नाव की पतवार के समान और पालों के समान जैसे बच्चे कल्पना करते हैं, तुम वैसे प्रतीत हो रहे हो। हे बादल, तुम नवजीवन प्रदान करने वाले कवि के समान हो, क्योंकि कवियों की कविता सुन के लोगों को आनंद मिलता है, लोग प्रसन्न होते हैं, नवजीवन उनको प्राप्त होता है। तो तुम उनकी कवि की कल्पना कवि हो, तुम्हारे अंदर विद्युत की क्रांति छुपी हुई है और कठोर ब्रज के समान गर्जना भी छिपी हुई है। तो हे बादल, तुम भीषण गर्जना करते हुए आकाश में एक बार फिर से कविता का संचार कर दो, हे बादल गरजो। तो ये तो इसका व्याख्या हो गई। अब इनके हम भावगत सौंदर्य पे आते हैं। यहाँ भावगत सौंदर्य में यही है कि कवि ने बादल को इच्छा पूर्ण करने वाले के साथ साथ नवजीवन प्रदान करने वाले बताया है। उन्होंने ये बताया कि वो लोगों के अंदर नवजीवन का संचार करते हैं। जब लोग त्रस्त होते हैं, दुखित होते हैं, बादल आते हैं तो लोग के अंदर नवजीवन का संचार होता है।
शिल्पगत सौंदर्य में बादल कवि निराला का प्रिय विषय है। यहाँ पे देखिए एक जगह घेर घेर घोर 3 बार आया है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। और सिर्फ घेर घेर हो 2 को अगर हम करेंगे तो पुनरुक्ति प्रकाश होगा। ललित ललित में भी पुनरुक्ति प्रकाश होगा। और बाल कल्पना के से पाले, जहाँ के से पाले हैं बाल कल्पना के समान, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। विद्युत छवि उर में, विद्युत छवि में रूपक अलंकार होगा। मैंने आपको अलंकार शायद आपने पहले भी पढ़े होंगे, जहाँ रूपक अलंकार होता है बीच में योजक चिन्ह होता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत योजक चिन्ह और छवि, क्योंकि रूपक और उपमा में आपको कन्फ्यूजन होता है। तो रूपक अलंकार होगा तो ज़्यादातर उसमें बीच में योजक चिन्ह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार बाल कल्पना में उपमा अलंकार है ही है। इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है, लेकिन उनकी संगीतात्मक खत्म नहीं होने पाई है। अब इनकी दूसरी कविता हम देखते हैं, उत्साह का ही दूसरा भाग देते हैं। विकल विकल उन्मन से अनमन, विश्व के निदान के सकल जन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गर्मी से संसार के लोग बहुत व्याकुल हो गए हैं और अनमने से हो रहे हैं। विश्व के निगाध से सकल जन, और इस संसार में जो बदलाव हो रहे हैं, धरती पे जो बदलाव हो रहे हैं, उससे क्या होता है, विचारों का आपस में टकराव हो रहा है। तो संसार का वातावरण भी जो है वो थोड़ा सा गर्म हो रहा है, जिससे कि साधारण जनजीवन जो है वो बहुत व्याकुल हो रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब वो कह रहा है कि तुम अनजान दिशा से तुम्हारा आगमन हुआ है। तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये कह रहे हैं कि जो लोग, यहाँ पे मैंने कहा है ना कि 2 अर्थ होते हैं इनके। एक तो बादल के रूप में कि बादल जब बरसेंगे तो लोग, संसार की गर्मी शांत होगी, लोगों के मन में प्रसन्नता होती है। दूसरे वो कवि को भी इंकित कर रहे हैं कि तुम जो है, जो संसार में बदलाव हो रहा है उससे लोग जो हैं वो दग्ध हैं, विकल हैं, व्याकुल हैं साधारण जन। तो ऐसे समय में तुम ऐसी कविता का संचार कर दो जिससे कि संसार में जो मतभेद होने वाली क्रांतियों का जो वातावरण है वो शांत हो जाए। क्योंकि हमेशा क्रांतियाँ करना, आंदोलन करना, इससे समाज जो है वो विचलित होता है, साधारण लोगों पर बहुत कष्ट होता है। तो ऐसा तुम ऐसी कविताएं करो, ऐसी रचनाएं करो जिससे कि लोगों के जो विचारों के मतभेद हैं ये शांत हो, इनसे उत्पन्न होने वाली क्रांतियाँ शांत हो और समाज में सुखद वातावरण बने। तो इस प्रकार हमने देखा, इसमें भावगत सौंदर्य कवि के अनुसार बादल सभी दिशाओं से आकर विश्व की गर्मी को व्याकुल करें और अनमने लोगों को प्रसन्नता प्रदान करें। इसी तरह कवि का कर्तव्य है कि वो समाज में जो स्थितियां हैं उनको शांत करने का प्रयास करे और लोगों को सही दिशा प्रदान करने का वो प्रयास करे, ठीक है। अगला है शिल्पगत सौंदर्य। शिल्पगत में इन दोनों जो पैराग्राफ हैं, इन दोनों में बादल का मानवीकरण अलंकार हुआ है। इन्होंने बादल को मानव की तरह संबोधित किया है। दूसरा है संबोधन शैली का प्रयोग किया है इसमें। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है और इनके काव्य का जो स्वर है ओजस्वी है, क्योंकि उन्होंने कवियों को प्रेरित करने के लिए किया है इससे। अगला है विकल विकल और उन्मन में पुनरुक्ति प्रकाश। जहाँ पे मैंने कहा है सेम शब्द 2 बार आए और दोनों बार अर्थ एक हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगला है मुक्त होते हुए चंद की लय और गति मनोरमता लिए हुए है। अगला अज्ञात, आय अज्ञात में अनुप्रास अलंकार। अ की आवृत्ति बार बार हुई है इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपको करने हैं। अब इनके जो है प्रश्न उत्तर भी आपको करने हैं। प्रश्न उत्तर के लिए अगर आपको पहले स्वयं प्रयास करिए, नहीं आता है मुझसे पूछिए, मुझसे फ़ोन करिए। और मैंने आपको समझा दिया है, आप अपनी तरफ से इनके प्रश्न के उत्तर लिख के मुझे भेजेंगे।